नमस्कार मित्रों, मैं उगमाराम कुमावत आप सबका आप ही के अपने YouTube चैनल कुमावत सर हिंदी वाले पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द विचार। पिछली शब्द विचार की क्लास में हमने पढ़ा कि शब्द मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। शब्द भाषा की अर्थ के आधार पर लघुत्तम इकाई होती है, किंतु यह पूर्ण सार्थक इकाई नहीं होती है। शब्द दो प्रकार के होते, किंतु इनका हिंदी व्याकरण में विस्तृत और गहन रूप में विवेचन और विश्लेषण करने के लिए इन्हें चार अलग अलग आधारों पर विभाजित किया जाता है। और हमने देखा पिछली क्लास में अर्थ के आधार पर दो उपभेद, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्दों के फिर पुनः हमने 5 उपभेद पढ़े, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, युग्म और पर्यायवाची। निरर्थक शब्दों का हिंदी में कहीं कोई स्वतंत्र रूप में उपयोग नहीं है। फिर दूसरा उपभेद हमने पढ़ा, उत्पत्ति कह दें, यानी शब्दों का जन्म कहाँ से हुआ, किस स्रोत से भाषा में आया, उद्गम कैसे हुआ, के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। किंतु यदि विकल्प में 4 नहीं हो तो 5 आंसर करना होगा, और ये 5वां होगा संकर और मिश्रित शब्द। लेकिन ध्यान रहे, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के उपभेदों की अगर संख्या पूछी जाए तो मित्रों 4 करनी होगी, 4 नहीं है तो 5 करनी है। फिर हमने तीसरा वर्गीकरण पढ़ा, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, योगरूढ़ और यौगिक। यौगिक के फिर पुनः 4 उपभेद होते हैं, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। यहाँ से प्रश्न करते हैं आपसे, हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की कि व्युत्पत्ति के आधार पर कितने हैं तो 3 कहेंगे। फिर पूछ ले कि यौगिक के कितने हैं तो 4 उपभेद कहेंगे। और चौथा वर्गीकरण हमने किया था वाक्य प्रयोग अथवा विकारक तत्व या व्याकरणिक कोटियाँ, अर्थात जो लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, वृत्ति, पक्ष, पुरुष हैं के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है, विकारी और अविकारी। और विकारी के 4 उपभेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी के भी 4 उपभेद होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। लेकिन यदि विकल्प में 4 नहीं हो तो 5 करना है, और ये 5वां भी हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, निपात होता है। इसी में से, इसी किए गए शब्द विचार के वर्गीकरण से आज हम आरंभ करने जा रहे हैं मित्रों विकारी शब्द। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, विकारी होता क्या है। देखिए मित्रों, विकारी शब्द का निर्माण विकार प्लस ई से, विकार धन कह सकते हैं इसको हिंदी में, क्योंकि प्लस को धन कहा जाता है, विकार प्लस ई से होता है। विकार का शाब्दिक अर्थ है मित्रों बदलाव, परिवर्तन जिसको कहते हैं। ई एक प्रत्यय है जिसका जुड़ने के बाद अर्थ हो जाता है वाला, वाली, वाले। तो विकार प्लस ई से शब्द बना विकारी। अब विकारी का अर्थ हुआ परिवर्तन वाले, परिवर्तन वाले। अब प्रश्न है परिवर्तन वाले क्या? तो परिवर्तन वाले से अभिप्राय यह है कि ऐसे शब्द, देखिए मित्रों अब हम शब्द विचार पढ़ रहे हैं, यानी हम शब्द की चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा शब्द जिनमें विकार आ रहा हो। विकार का मतलब परिवर्तन कह सकते हैं, बदलाव कह सकते हैं। ये वाला हो रहा ना, परिवर्तन वाला, यानी बदलाव होता हो उनमें। अर्थात उन शब्दों पर लिंग का, वचन का, कारक का, काल, वाच्य में से किसी एक तत्व का प्रभाव पड़ता हो, अर्थात उनके द्वारा उन शब्दों में परिवर्तन देखने को मिलते हो, ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। पारिभाषिक तौर पे हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों पर विकारक तत्वों, ये देखिए वापस शब्द आ रहा है विकारक तत्वों। देखिए शब्द वही का वही है, वहां विकारी कह रहे हैं, यहां विकारक कह रहे हैं। ये दोनों अंतर है, इस दोनों शब्दों के अर्थ को आप समझिएगा। विकारक, विकार प्लस अक, यानी कि परिवर्तन लाने वाला, परिवर्तन लाने वाला। और यहां जिसमें परिवर्तन हो जाएगा, दोनों शब्द है। परिवर्तन लाने वालों को, बदलाव लाने वालों को, चेंजेस लाने वालों को विकारक कहते हैं, और जिनमें ये परिवर्तन लेकर के आ जाएंगे उन्हें क्या कहा जाता है? विकारी कहा जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं
कि जिन शब्दों पर विकारक तत्वों, अब ये विकारक तत्व क्या होते हैं? तो मित्रों हमने पिछली क्लास में पढ़ा है लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, इसके अलावा हमने वृत्ति, पक्ष और पुरुष पढ़ा। हमने ब्रैकेट में बंद किया, इसको कोष्टक में बंद किया है। ये विकारक तत्व हैं। लिंग को, वचन को, कारक को, काल को, वाच्य को विकारक तत्व कहा जाता है। का प्रभाव पड़ता है, का प्रभाव पड़ता है, उन शब्दों को क्या कहा जाता है मित्रों? विकारी कहा जाता है। एक बार हम संक्षिप्त रूप में अपनी स्थानीय परिभाषा में हम यूं समझ सकते हैं कि ऐसा शब्द जिसका लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, वृत्ति, पक्ष, पुरुष इत्यादि में से कोई एक तत्व निर्धारित कर सके, उन शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। हम यूँ अपनी परिभाषा हमने लिखी है कि जिन शब्दों पर विकारक तत्वों को व्याकरणिक कोटि भी कहते हैं। बात एक ही है, आपसे कह दे कि विकारक तत्वों के आधार पर या जिन शब्दों पर विकार होता है, जिन शब्दों में विकार होता है, जिन पर विकारक का प्रभाव पड़ता है, जिन पर व्याकरणिक कोटियों का प्रभाव पड़ता है, उन्हें क्या कहा जाता है? विकारी शब्द कहा जाता है। यानी कि यूं कह सकते हैं कि एक बदलने वाला है और एक में बदलाव हो रहा है। यानी जो बदल रहा है, जो परिवर्तन ला रहा है, वो विकारक है और जिसमें परिवर्तन हो रहा है वो विकारी है। हिंदी में विकारी शब्दों के भेदों की संख्या, विकारी के भेदों की संख्या 4 है। आपसे यहां से प्रश्न करते हैं, देखिए एक हुबहू प्रश्न आता है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, यही परिभाषा का प्रश्न आता है कि जिन शब्दों पर विकारक तत्वों का प्रभाव पड़ता है उन्हें कहते हैं विकारी, या कह सकते हैं विकारक तत्व व्याकरणिक कोटियों का प्रभाव पड़ता है उन्हें भी विकारी। फिर अगला आता है कि विकारी के भेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। और 4 कौन कौन से मित्रों? हमने पिछली क्लास में पढ़ा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 विकारी शब्द हैं। और यहाँ से भी कई बार प्रश्न आता है, इन चारों में से कोई भी एक चीज़ बदल देंगे और कहेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकारी शब्दों का भेद नहीं है? तो आप कहेंगे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया अगर है, इनमें से कोई है तो विकारी है, इनसे परे अगर कोई है तो विकारी नहीं है। मित्रों यहाँ से भी कई बार ऐसे प्रश्न पूछते हैं, एक संज्ञा के स्थान पर इस विकल्प में कोई संज्ञा शब्द दे दिया जैसे राम, यहाँ पर कोई सर्वनाम शब्द है जैसे कि यह, यहाँ पर कोई विशेषण दे दिया अच्छा, और यहाँ पर क्रिया शब्द ना दे करके कोई दूसरा शब्द दे देंगे और फिर कहेंगे कि कौन सा एक शब्द विकारी का भेद है या नहीं है। हम ये चर्चा कर रहे हैं कि परीक्षा के दौरान प्रश्न कैसे आपके सामने रखे जाते हैं। तो मित्रों हिंदी में विकारी शब्दों के भेदों की संख्याएं कितनी है? 4 है। और इसी तरह आप प्रश्न को लिखते जाइए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ध्यान रखना। अब हम इन विकारी में से सबसे पहला विकारी मित्रों आज हम पढ़ेंगे संज्ञा पढ़ेंगे। यहां तक की कहानी समझ में आई? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। वाक्य प्रयोग अथवा विकारक तत्वों के आधार पर शब्दों को 2 भागों में विभाजित करते हैं, विकारी और अविकारी। आज हम पढ़ रहे हैं विकारी। विकार प्लस ई यानी परिवर्तन होने वाले। जिन शब्दों में परिवर्तन होता है, अब परिवर्तन होता है तो कोई न कोई परिवर्तन लाता है, जो परिवर्तन लाता है उनको विकारक तत्व कहा जाता है। इसीलिए हमने कहा कि जिन शब्दों पर विकारक तत्वों, अब ये भी प्रश्न देखिए, शब्द मिलते जुलते हैं। विकारक तत्व कौन सा है? तो लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य विकारक तत्व है। परीक्षक यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकारक तत्व नहीं है, और फिर कहेगा लिंग, वचन, काल, संज्ञा। तो मित्रों संज्ञा विकारी है और लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य क्या है? विकारक है। इनका जिन पर प्रभाव पड़ेगा उनको विकारी कहेंगे। और विकारी शब्दों के भेदों की संख्या 4 है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन सब में से आज हम सबसे पहला पढ़ेंगे मित्रों संज्ञा। क्या है संज्ञा? तो देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, इसके भी बहुत प्रश्न आते हैं। आजकल संज्ञा के प्रश्न बड़े कठिन तरीके से पूछे जाते हैं। संज्ञा क्या है मित्रों? संज्ञा देखिएगा, संज्ञा
इसको कई विद्वान संज्ञा की तरह भी बोलते हैं, क्योंकि हमने वर्ण विचार के दौरान पढ़ा कि ज्ञ का निर्माण ज और ञ से होता है। अब ज और ञ अगर हम पढ़ेंगे तो संज्ञा होगा। हालांकि आप ऐसा पढ़ सकते हैं, इस तरह से इसका उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन रूढ़ रूप में तत्काल प्रभाव से अपनी बात को श्रोता अथवा पाठक तत्काल प्रभाव से उसके अर्थ को समझ ले, इसलिए हम लोक प्रचलित शब्द व्यवहार में शब्द हैं, उच्चारण शब्द हैं, उसी की हम चर्चा कर रहे हैं, संज्ञा। अब संज्ञा क्या है, हमको रटना नहीं है। संज्ञा क्या होगी, इस बात को समझने के लिए आप इस शब्द का देखेगा, इसके अर्थ को देखें, इसके निर्माण पद्धति को देखें। संज्ञा शब्द का निर्माण सम और ज्ञ से होता है। सम का शाब्दिक अर्थ है मित्रों समान अथवा बराबर, समान अथवा बराबर। और ज्ञ का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान अथवा ज्ञान या बोध कराना, ज्ञान या बोध कराना, ये शाब्दिक अर्थ है किसका, ज्ञ का। सम का शाब्दिक अर्थ है समान और ज्ञ का अर्थ है ज्ञान या बोध कराना, अर्थात समान रूप में बोध कराना, बराबर रूप में उसका बोध कराना। अगर इसके अर्थ को एक साथ हम कर लें, सम प्लस ज्ञ बराबर संज्ञा अगर हम कह रहे हैं, और इसके अर्थ को अगर देखें तो अर्थ निकलेगा बराबर रूप का ज्ञान कराना, बराबर रूप का ज्ञान कराना। यानी कि इस प्रकृति में, इस जगत में जो जैसा है, जो भी चीज़ है, चाहे कोई वस्तु है, चाहे कोई पदार्थ है, चाहे मानव जीवन का भाव है, वो कैसा है, उसके वैसे ही होने का हमें बोध हो जाए, उसके लिए हम एक शब्द का चयन करेंगे। वो शब्द संज्ञा के नाम से जाना जाता है। जैसे कि एक वस्तु है, एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, बहुत सारी, ये भी एक वस्तु है, मैं एक जीव हूँ, प्राणी हूँ। हम कैसे हैं, हम जैसे हैं वैसा ही हम बोध कर लें, उसके लिए हम कोई न कोई एक शब्द निर्धारित करते हैं। जैसे कि हम इसकी बात कर रहे हैं, इसका बोध हमें हो जाए। मेरे एक पॉकेट में रखा है, मेरे जेब में ये चीज़ रखी है, मैं चाहूँ कि मेरे पॉकेट में जो चीज़ रखी है उसका वैसा ही बोध आपको हो जाए कि जैसा कि वो है। उसके लिए आप एक शब्द का प्रयोग करेंगे, और मैंने एक शब्द का प्रयोग किया जो जेब में रखा है, उसके लिए मैंने शब्द का प्रयोग किया घड़ी। क्या आपको बोध हो गया? आपको किसी और वस्तु का बोध हो गया। मैं यहाँ पर ये कहता कि चॉकलेट, तो आपको इसका बोध नहीं हुआ, किसी और तत्व का बोध हो रहा है। लेकिन हमने कहा पेन, मार्कर, पेन मार्कर कहते ही आपके मस्तिष्क में एक आकृति बन रही है कि आप उस शब्द वस्तु की चर्चा कर रहे हैं जिससे लिखने का काम होता है। यानी कि पेन शब्द से इस वस्तु का बोध हुआ। ये जो वस्तु थी इसका बोध करने के लिए आपने एक शब्द का चयन किया, पेन। वो जो पेन शब्द आप बोल रहे हैं उस शब्द को संज्ञा कहा जाता है, क्योंकि उस शब्द से उसी ही एक चीज़ की आइडेंटिफाई हो रही है। हम यूँ कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, एक ही तरह के वो हैं, उनका भाषा व्यवहार सब कुछ एक है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये जो दो ट्विंस हैं, जो दो बच्चे हैं, उनका दोनों का हमको अलग अलग बोध हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक का नाम राम रखेंगे, एक का नाम हम श्याम रखेंगे। राम कहने से उस जिसके लिए हमने एक आइडेंटिफाई कर दिया कि ये जो पुरुष है, इस पुरुष का, इस बच्चे का नाम राम रहेगा। अब वो राम शब्द उसके लिए निर्धारित हो गया, यानी कि राम कहने से उस राम वाले का बोध हो रहा है, श्याम कहने से श्याम वाले का बोध हो रहा है। उन दो व्यक्तियों के लिए आपने आइडेंटिफाई करने के लिए, वो जैसे हैं वैसा ही दर्शाने के लिए आपने जो दो शब्दों का प्रयोग किया है, उन शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। इसीलिए हम उसका एक नाम रखते हैं। जैसे ये एक वस्तु थी, इसका वैसे प्रयोग होने के लिए हमने क्या रखा, इसका एक नाम रखा। और इसीलिए हमारी जो परंपरागत परिभाषा जो रटी हुई प्राइमरी स्टैंडर्ड वाली, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ ये जो नाम शब्द का हम चर्चा कर रहे हैं, नाम इसलिए कह रहे हैं कि उस वस्तु का हम नाम रख रहे हैं। नाम रखने के लिए हम कोई न कोई शब्द चयन कर रहे हैं, उन शब्दों को ही संज्ञा कहा जाता है। तो पारिभाषिक तौर पर हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, देखिएगा प्रकृति में हमने चर्चा की थी कि इस जगत में, संसार में, इस प्रकृति में जो जैसा है
उसके वैसे ही होने का बोध होता है। इस प्रकृति में दो ही प्रकार की चीज़ें हैं, एक तो सजीव और एक निर्जीव। लेकिन सजीव के साथ एक चीज़ होती है, उसके अंतर मन में उद्घाटित होने वाले भाव। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ अथवा भाव के नाम को क्योंकि उसका हम कोई ना कोई नाम रखेंगे। अब वो जो भी नाम होगा, कॉमन सी बात है कि वो क्या होगा, शब्द होगा। आज हम पढ़ ही क्या रहे हैं, शब्द विचार पढ़ रहे हैं। उन शब्दों में ऐसे शब्द पढ़ रहे हैं जो कि किसी का नाम और किसी का नाम है, इसलिए वो उसके वैसे ही होने का बोध करा रहा है। इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, संज्ञा के नाम से जाना। नाम को संज्ञा कहा जाता है, नाम को संज्ञा कहा जाता है। कोई भी वस्तु मित्रों स्वयं में संज्ञा नहीं होती, बल्कि उसका जो नाम है वो संज्ञा होती है। हम यूँ कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु, कोई पदार्थ, कोई व्यक्ति, कोई भाव खुद संज्ञा नहीं हो सकता। जैसे कि ये पदार्थ है, ये संज्ञा नहीं है। जैसे कि ये घड़ी है, ये संज्ञा नहीं है। जैसे कि मैं हूँ, मैं संज्ञा नहीं हूँ। बल्कि ये जो आपके सामने एक प्राणी, एक व्यक्ति जो दिखाई दे रहा है, उसका जो नाम रख दिया गया है, आपको माउसर के नाम से पुकार रहे हैं, परिजन ने मेरा एक नाम रखा उग्माराम। आप ये जो मेरे लिए एक पर्टिकुलर विशिष्ट प्रकार का शब्द प्रयोग कर रहे हैं, आप इसके लिए विशिष्ट प्रकार का जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, आप इस श्वेत पट के लिए श्वेत स्पट शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं, इस पदार्थ के लिए ये जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, उन शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, स्थान, भाव स्वयं में संज्ञाएं नहीं होते हैं, बल्कि उसके नाम को संज्ञा कहा जाता है। अगला आता है मित्रों, यहाँ पर आप एक चीज़ और भी लिख सकते हैं कि कोई भी वस्तु, एक परिभाषा और लिखते हैं जो हमने अभी बोली थी, लिख लेना आप, मैं बोल रहा हूँ। कोई भी वस्तु, पदार्थ, भाव आदि कैसा है, अर्थात वो जैसा है वैसा ही होने का बोध हमें हो जाए, उसके लिए हम जिस शब्द का चयन करते हैं, जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, उस शब्द को संज्ञा कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है मित्रों, संज्ञा के प्रकार। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई तरीके से कम संज्ञा के प्रकार को लेकर के भी 5 तरह से अलग अलग प्रश्न निर्मित होते हैं। हम अभी प्रत्येक प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि किन स्थितियों में कैसे प्रश्न करेंगे। मान लीजिए आपसे सामान्य प्रश्न कर लिया कि संज्ञाएं कितनी प्रकार की है, आप उत्तर 3 करेंगे। 3 नहीं हुआ तो आप उत्तर 5 करेंगे। 3 2 तोनू हुआ तो पहले 3 करेंगे। आपसे पूछ लिया कि कौन जाति का भेद है, तो आप क्या करेंगे। अर्थ के आधार पर संज्ञाएं कितने प्रकार की होती है, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञाएं कितनी प्रकार की होती है, डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञाएं कितने प्रकार की मानी है, कौन किसका उपभेद है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि संज्ञा के केवल प्रकार के प्रश्न को लेकर के भी 5 अलग अलग तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं। तो अगला हम पढ़ रहे हैं मित्रों, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। संज्ञा के प्रकार, अभी हम प्रकार की चर्चा कर रहे हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो अगर हमसे कहें कि संज्ञाएं कितने प्रकार की होती है, तो हम कहेंगे संज्ञाएं 3 प्रकार की होती है। संज्ञाएं 3 प्रकार की होती है और हम उसका विवरण दे रहे हैं कि 3 कौन कौन सी। नंबर 1 मैं कह रहा हूं मित्रों यहां पर, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन जिसको आप कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको आप अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन जिसको आप कह रहे हैं, क्योंकि नाउन संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, प्रॉपर नाउन। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जाति का मतलब कॉमन शब्द है सबके लिए कि एक ही जाति है, साहब सभी एक ही थाली की चट्टे बटर, तो एक ही जाति के हैं, जो भी कर रहे हैं सब की जाति एक है। इसको अंग्रेजी में आप कॉमन नाउन कहते हैं, COMMON, कॉमन नाउन जिसको हम कहते हैं। और तीसरा होता है मित्रों भाववाचक संज्ञा, भाववाचक जिसको आप अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जानते हैं। यानी कि नाउन जो संज्ञा है, जो नाउन है, वो कितने टाइप्स की होती है, पहला प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न अगर आपके सामने पुट कर दिया कि संज्ञाएं कितनी प्रकार की है, तो आप ये ध्यान रखिए कि हमें प्रथम दृष्टया संज्ञाएं
3 प्रकार की करनी है, माफी चाहूँगा 4 नहीं 3 प्रकार की, चाह उंगली खड़ी हो गई थी। 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये हमारा पहला प्रश्न है कि संज्ञाएं मूल रूप में कितने प्रकार की होती, तो आपका उत्तर होगा संज्ञाएं 3 प्रकार की होती है। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक। अब प्रश्न है कि जब विकल्प में 3 नहीं हो तो आप क्या करेंगे, यानी आपसे प्रश्न आ गया कि संज्ञाएं कितने प्रकार की होती है, वहां विकल्प में 3 नहीं हो। मैं ये कह रहा हूं कि आपको 3 ही करना है, लेकिन जब 3 नहीं हो तो संज्ञाओं के 5 प्रकार करने। ये 5 कौन से करना है, क्यों करना है, मैं आपको फिर थोड़ा समझा देता हूं। देखिएगा, कतिपय विद्वान, कुछ विद्वान अंग्रेजी की तर्ज पर हिंदी में भी, कतिपय का मतलब कुछ एक लोग, है ना, आप ही के जैसे कुछ ओवर स्मार्ट लोग, है ना, वो जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद मानते हैं। 2 भेद हैं, समझ आओ, मानते नहीं है। एक इसका भेद है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक, और एक है समूहवाचक। ये 2 हम भेद आगे पढ़ेंगे। इस समूह को समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इसको आप अंग्रेजी में जिसको कहते हैं मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन जिसको कहते हैं आप, और इसको आप कलेक्टिव नाउन कहते हो, कलेक्टिव नाउन जिसको समूह जिसको कह रहे हैं। ये दोनों वास्तविक दृष्टिकोण से मूल रूप में जातिवाचक के ही सब पार्ट हैं, ये स्वतंत्र भेद नहीं है। कुछ विद्वान क्या करते हैं, इन 2 उपभेदों को, जो कि जातिवाचक के उपभेद हैं, इनको अलग से मानते हुए संज्ञाएं 5 प्रकार की कर देते हैं, और फिर वहां वो ये कहते हैं कि संज्ञाएं 5 प्रकार के, 5 नाम गिना देते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ये वो 5 भेद मानते हैं। अब प्रश्न है कि हमें क्या करना है। तो मित्रों, हमें अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे कि संज्ञाएं कितने प्रकार की, तो आपका उत्तर होगा 3, भले ही 5 हो, आपको आंसर क्या करना है, 3 करना है। लेकिन जब 3 नहीं हो तो क्या करना है, 5 करना। मान लीजिए प्रश्न आया कि संज्ञाएं कितने प्रकार के, विकल्प में 5, 3 है ही नहीं, तो कॉमन सी बात है, आप 5 करेंगे। लेकिन 3 और 5 दोनों आए तो पहले क्या करेंगे, 3 करेंगे। अब प्रश्न आपके मन में स्वाभाविक प्रश्न उभर रहा है, अभी मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, आपके मन में भी भांति भांति के प्रश्न बन रहे हैं। प्रश्न बनना स्वाभाविक है, और मैंने आपको बार बार समझाया कि अगर किसी व्यक्ति के जहन में, किसी विद्यार्थी के जहन में पढ़ाई गई विषय वस्तु को लेकर कोई भी प्रश्न अगर बनता है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में अथवा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना मैसेज भेज करके आप इस पर विचार विमर्श कर सकते हैं। अब प्रश्न है कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए मित्रों, ये इसका सब पार्ट है, सब पार्ट है कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है परीक्षा में, मैं इसको एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। जैसे मैंने कहा चांदी, अब चांदी वास्तव में द्रव्यवाचक संज्ञा है क्योंकि मटेरियल है। हम आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी मैं इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं। जैसे कि चांदी एक संज्ञा है, एक नाउन है, ये मटेरियल नाउन है। अब मैं आपसे पूछूं कि चांदी किस प्रकार की संज्ञा है, और वहां मैं आपके पास यही 4 नाम लिखूं, व्यक्तिवाचक, जाति लिख रहा हूं, देखिए जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, 4 नाम आपने लिख दिए। अब आपको लग रहा है कि साहब ये जातिवाचक का उपभेद है, लेकिन पहले आप क्या जांचेंगे, द्रव्यवाचक जांचेंगे, क्योंकि ये मटेरियल नाउन है। और हमेशा जब भी प्रश्न आता है परीक्षा के दौरान, तो वहां पर निकटतम उपभेदों को प्राथमिकता देनी चाहिए। मान लीजिए एक समास का प्रश्न है, तत्पुरुष समास का एक भेद है, विकल्प में तत्पुरुष भी है और कर्म तत्पुरुष भी है, और जो आपका आंसर है वो कर्म तत्पुरुष का है, तो पहले आप कर्म तत्पुरुष करेंगे, क्योंकि निकटतम उपभेदों को प्राथमिकताएं दी जाती है। हिंदी ये भाषा में आपको ऐसा करना होता है। अब यहाँ पर वही प्रश्न था कि चांदी किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक नहीं है साहब, जातिवाचक नहीं है, समूहवाचक नहीं है, क्या करेंगे, द्रव्यवाचक करेंगे। अब प्रश्न यही था, लेकिन जब दूसरी बार ये प्रश्न आया तो विकल्प में पूछा गया कि चांदी किस प्रकार की संज्ञा है, और विकल्प में द्रव नहीं था, तब आप उत्तर क्या कर रहे हैं, जाति कर रहे हैं। इस बात से पुष्टि होती है कि द्रव्यवाचक संज्ञाएं जातिवाचक का ही एक उपभेद है। अगर उपभेद नहीं होता तो विकल्प में, उसी प्रश्न के विकल्प में, उसी चांदी, लोहा, पीतल, स्टील के प्रश्न में जब विकल्प में द्रव नहीं था, तब आप उत्तर चांदी को द्रव, जो भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं उसको आप जातिवाचक का उपभेद मान रहे हैं। इस बात से स्पष्ट होता है कि जातिवाचक का ये उपभेद है। लेकिन जब विकल्प में 3 नहीं हो मित्रों, तो 5 इसलिए करना चाहिए क्योंकि वहां परीक्षक ने आपके सामने जो पहला जो प्राथमिकता वाला विकल्प था उसको मौजूद नहीं रखा, बल्कि उसके
दूसरे विकल्प को आपके सामने रखा, अतः ऐसी स्थिति में उत्तर क्या करना चाहिए, 5 करना चाहिए। एक प्रश्न में समझा रहा हूं, संज्ञाएं कितने प्रकार की होती है। संज्ञाएं, प्रश्न हम बना रहे हैं, आपको कैसे आंसर करना है। संज्ञाएं कितने प्रकार की होती है, प्रकार की होती है। अब आपसे विकल्प दिए गए, देखो मैं विकल्प बना रहा हूं, प्रश्न वही है जो अभी हमने बनाया था। हमने अभी आपको समझाया कि मूल रूप में आंसर क्या करना है, 3 नहीं है तो क्या करना है, 5 करना है। क्यों करना है ये आपको अभी बात समझाई कि इसका उपभेद है, कुछ विद्वान इसको अलग मान लेते हैं। आपको कैसे आंसर करना, प्रश्न है कि हम विकल्प बदल रहे हैं। यहां पर हमने लिख रहे हैं अ ब स द, यहां पर मैं लिखा 2 3 5 6। अब देखिए यहाँ पर 2 विकल्प सही, लेकिन हमने कहा आपको प्राथमिकता में क्या करना है, 3 करना है। लेकिन दूसरे पेपर में आप गए या उसी में आपने कहीं और पेपर देखा, किसी प्रश्न को देखा, प्रश्न वो का वही है, लेकिन विकल्पों में आपने देखा अ ब स द। इन विकल्पों में आप देख रहे हैं कि आपके पास कहीं पर भी 3 मौजूद नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप आंसर क्या करेंगे, 5 करेंगे मित्रों, क्योंकि यहाँ पर विकल्प में 3 था ही नहीं। ध्यान देना, जब तक 3 है तो प्राथमिकता में क्या चुनेंगे, 3 चुनेंगे। 3 नहीं है तो सेकंड प्रायोरिटी में क्या चुनेंगे आप, 5 चुनेंगे। ये संख्या को लेकर के प्रश्न है। उपभेदों की स्थिति को नाम देगा तो आप बताएंगे कि भाई द्रव्यवाचक और समूहवाचक जातिवाचक के उपभेद होता है। और दूसरा ये होता है कि जहाँ भेद और उपभेद दोनों हो तो प्राय प्राथमिकता सदैव ही हम कह सकते हैं, प्राय नहीं कह सकते, कि अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, भाषा में कहीं का भी हो, संज्ञा का हो, चाहे आपका समास का हो, चाहे सब विशेषणों को लेकर के हो, जहाँ जहाँ आपको प्रश्न दिए जाते हैं और वहाँ पर मान लीजिए भेद और उपभेद हो, चाहे संधि का हो, जैसे एक उदाहरण दीर्घ स्वर संधि का है और विकल्प में, एक विकल्प में स्वर लिखा है, दूसरे में दीर्घ स्वर लिखा है। अब आप कहेंगे साहब 2 उत्तर सही, लेकिन ऐसी स्थिति में क्योंकि उदाहरण आपका दीर्घ स्वर संधि का है तो आप पहले दीर्घ स्वर संधि चुनेंगे। तो जब नाम आ जाए, उदाहरण आ जाए, तो ऐसी स्थिति में निकटतम उपभेद पहले चुनना है। लेकिन संज्ञाओं के प्रकार की कहें तो प्राथमिकता 3 को देनी है, 3 नहीं है तो 5 को देनी है। यहाँ तक बात समझ आई मित्रों। ये पहले 2 प्रश्न थे कि संज्ञाएं कितने प्रकार की होती है साहब, 3 प्रकार की। द्रव्य और जाति, समूह जाति के क्या हैं, उपभेद हैं। प्रश्न कैसे करना है, ये कॉमन प्रश्न था, संज्ञाएं कितनी प्रकार की होती है, 3 होती है। 3 नहीं है तो 5 होती है। अब मैं 3 अलग अलग प्रश्न और बना रहा हूं आपके सामने संज्ञाओं के। हमने कहा कि 5-6 प्रकार के प्रश्न बनते हैं संज्ञाओं के भेदों को लेकर के। यहाँ पर हमने कोई आधार नहीं रखा, हमने कॉमन प्रश्न किया कि साहब संज्ञाएं कितने प्रकार की होती है। अब मैं आपसे अगला प्रश्न करूं, दूसरा हम प्रश्न करें कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञाएं कितने प्रकार की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, विशेषकर ये जो रीट वाले विद्यार्थी हैं, सेकंड ग्रेड और रीट वाले जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि इस प्रकार के प्रश्न, क्योंकि आपकी बुद्धि की जांच की जाती है कि आपको विषम परिस्थितियों में प्रश्न पत्र को हल करने की आप योग्यता रखते हैं या नहीं रखते हैं। नए नए बात दी जाती है, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञाएं कितने प्रकार की होती है या कितनी होती है, कितनी होती है। ये आपसे प्रश्न कर दिया कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञाएं कितनी होती है, तो आप उत्तर देंगे मित्रों उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है। और ये 3 प्रकार वही है जो संज्ञाओं के मूल भेद है। आपको प्रश्न को हल करने के लिए नए तरीके से घुमा दिया, क्योंकि कॉमन चीज़ें ये सामान्य पुस्तकों में, सामान्य आपकी जो कक्षाएं होती है वहाँ पर ये चीज़ें नहीं मिलती है। हो सकता है कि ये बात मैं जब कह रहा हूँ तो कई विद्यार्थी जो है अपने ईगो के आधार पर कह सकते हैं कि आप ही पढ़ाने वाले हैं क्या, लेकिन ये बात सच है मित्रों। हम लोगों ने वर्षों से पढ़ा है, ये जो हमारी अब तक की जो अनुभव यात्रा है, अब तक जो हमने अध्यापन कार्य किया है, उसमें हमने हजारों लेखकों को हमने सुना है, शिक्षकों को हमने सुना है, पुस्तकों को हमने देखा है, कई प्रश्न पत्रों का बारीकी से हमने भी अवलोकन किया है, क्योंकि हमें क्लासरूम में एक प्रेजेंटेशन, हमें अपनी बेहतर
उपस्थिति दर्ज करानी होती है तो हमने देखा है कि इस प्रकार की चीज़ें नहीं मिलती है, कॉमन चीज़ मिलती है कि संज्ञाएं कितने प्रकार की होती है साहब, 3 प्रकार की, होगा काम खत्म। अब दूसरी बार प्रश्न आया कि संज्ञाएं कितनी प्रकार के, 3 नहीं था 5 हो गया। अब बच्चा घूमता रहता है यार प्रश्न तो वो का वही है, पिछली बार तो 3 जांचा इस बार 5 जांचा, लेकिन हमने आपको समझाया कि उसने पिछली बार बड़ी ही बारीकी से, देखो परीक्षक भोला होता है और भोला कुछ भी पूछ लेता है, जैसे छोटा बच्चा भोला होता है ना, कुछ भी पूछ लेता है कि ये पंखा इधर क्यों चल रहा है, क्योंकि वो भोला है। तो परीक्षक भी कुछ भी पूछ लेता है कि संज्ञाएं कितनी प्रकार की थी। मित्रों वहाँ उसने 3 और 5 दोनों रखे, इसलिए पहले 3 करे, लेकिन दूसरी बार उसने 3 रखा ही नहीं, तो फिर हमारे पास विकल्प 5 था। अब वो अगला कह रहा है कि उत्पत्ति, यानी संज्ञाओं की जो उत्पत्ति हो रही है उसका कैसे आप कितने भेद बताओगे। तो संज्ञाओं की उत्पत्ति के आधार पर संज्ञाएं 3 प्रकार की होती है, वही 3 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। फिर वो जाति के 2 और उत्पन्न हो गए, 2 और उत्भेद उत्पन्न कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि मूल रूप में आप कहना कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञाएं कितने प्रकार की, तो आपका उत्तर है कि 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की, वो 3 कौन से थे? व्यक्तिवाचक, प्रॉपर नाउन जिसको आप कह रहे थे, व्यक्तिवाचक। दूसरी आप कह रहे थे जातिवाचक, कॉमन नाउन जिसको आप कह रहे हैं। तीसरी आप कह रहे हैं भाववाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको कह रहे हैं। अब आपने क्या कहा, ये शब्दों की, इनकी संज्ञाओं की उत्पत्ति थी, फिर आपने 2 पार्ट कर दिए दूसरी, और इनके उपभेदों की हमने चर्चा कर ली कि ये द्रव्यवाचक है और समूहवाचक है। ये उत्पत्ति के आधार पर अगर आपको प्रश्न कर ले, घुमा करके पूछ लिया, पर इस प्रश्न को थोड़ा कठिन कर दिया, तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञाएं कितनी प्रकार की होगी मित्रों? 3 प्रकार की होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 कौन से नाम गिनाओगे आप? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये उत्पत्ति का भेद नहीं है, क्योंकि ये तो इसका उपभेद है, आपसे वो भेद पूछ रहा है। अगला प्रश्न आता है मित्रों, अर्थ के आधार पर संज्ञाएं कितनी प्रकार की होती है? अर्थ के आधार पर, यानी पर्टिकुलर शब्द का जो अर्थ है उसके आधार पर। ये अगला प्रश्न है आपका, अर्थ के आधार पर संज्ञाएं कितने प्रकार की होती है? कोई बताएगा मित्रों? कोई कमेंट में डालेगा? मैं बता देता हूं, अर्थ के आधार पर संज्ञाएं, उत्तर है इसका 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की होती है। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर संज्ञाएं 5 प्रकार की होगी। यहाँ 5 आप नाम कौन से गिनाएंगे? व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 जाति का उपभेद, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और नंबर 5 भाववाचक। ये 5 नाम गिनाएंगे। यहां अर्थ का मतलब है कि जो आप शब्द रख रहे हैं उससे आप निकटतम अर्थ क्या ले रहे हैं। यहां पर आप व्यक्ति विशेष का अर्थ ले रहे हैं, प्रॉपर का बोध कर रहे हैं। यहां पर आप कॉमन की बात कर रहे हैं, यहां पर आप कॉमन की बात नहीं करके बल्कि एक मटेरियल की बात हो रही है। यहां पर आप कलेक्टिव की बात कर रहे हैं, समूह की बात कर रहे हैं, समुदाय की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं आपके सामने समूह शब्द रखूं तो वहां आपके जहन में जाति शब्द का अर्थ नहीं निकलेगा। अगर मैं आपसे समूह कहूंगा तो आप ये कहेंगे साहब बहुत सारी वस्तुओं का, पदार्थों का, व्यक्तियों का, किसी भी प्रकार का जो ग्रुप है उसको हम क्या कहेंगे, इकट्ठा कर देंगे, कलेक्शन कर देंगे तो उसको हम समूह कहेंगे। यानी कि यहाँ आपके सामने जाति शब्द का अर्थ नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम अर्थ के आधार पर संज्ञाएं कितनी करेंगे? 5 करेंगे। व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह और भाववाचक। अब भाव का अर्थ को आप अलग लेंगे, समूह का अर्थ अलग लेंगे, द्रव्य का अर्थ अलग लेंगे, जाति का अर्थ अलग लेंगे और व्यक्ति का अर्थ अलग लेंगे। अतः अर्थ के आधार पर अगर प्रश्न किया जाए तो संज्ञाएं 5 प्रकार की होगी। अब देखिए क्या 5 में 4 प्रश्न हमने पूरे किए। पहले जो 2 प्रश्न थे वो इन्हीं के ही प्रश्न थे, लेकिन वहां आपके पास कोई आधार नहीं दिया था, बल्कि कॉमन प्रश्न कर लिया कि संज्ञाएं कितनी थी, तो वही थी मूल रूप में अर्थ के आधार पर 3 थी। 3 नहीं थी तो आप 5 कर रहे थे। अब वो वहाँ 5 इसलिए कर रहे थे कि वहाँ पर अर्थ का और उत्पत्ति का जिक्र नहीं हो रहा था, वहाँ तो मूल हो रहा था, वो उपभेद थे, इसलिए हमने बाद में उसको 5 बाद में रखा कि पहले सब 3 करेंगे क्योंकि वो उसका उपभेद है। लेकिन सीधा प्रश्न कर दिया कि अर्थ के आधार पर बताओ, तो अर्थ के आधार का मतलब अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि यहाँ अर्थ से अभिप्राय क्या है, क्योंकि प्रत्येक भेद के अर्थ को आप अलग अलग ले रहे हैं, इसलिए उन्हें 5 उपभेद करना है अर्थ के आधार पर। अगला एक प्रश्न आता है कि डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञाएं कितने प्रकार की मानी गई है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञाएं मूल रूप से 2 ही प्रकार की मानी हैं। कई बार ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप लिख लें यहाँ पर,
डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु ने, डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु ने, जिनको गुरुजी के नाम से जाना जाता है हिंदी व्याकरण में कि गुरुजी ने व्याकरण लिखा, तो यहाँ अर्थ कामता प्रसाद गुरु निकलेगा। डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञाएं दो प्रकार की मानी है, दो प्रकार की मानी है। नंबर एक, दो जो प्रकार माने उन्होंने, एक माना है पदार्थवाचक और दूसरा माना उन्होंने भाववाचक। पहला माना है पदार्थवाचक और दूसरा माना उन्होंने भाववाचक। पदार्थवाचक और भाववाचक। ये जो पदार्थवाचक है इसके उन्होंने दो भेद किए हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। व्यक्ति, ये डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु का मत है भाई, मेरा नहीं है, समझेगा बात को। हमने स्पष्ट किया है कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञाएं कितने प्रकार की मानी, यहाँ पर हमने कोई आधार नहीं रखा बल्कि एक व्यक्ति विशेष का नजरिया हमने बताया है। कामता प्रसाद गुरु ने दो व्यक्तिवाचक, इस पदार्थ के दो भेद माने, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, ये इस तरह से 5 हमने अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनाए कि संज्ञाएं कितने प्रकार की होती है। मित्रों, बहुत कुछ नई बातें हमने इस क्लास में अब तक सीखी है। उम्मीद करता हूं कि कहानी समझ में आई होगी। अब तक हमने विकारी शब्द की परिभाषा, विकारी का पहला भेद संज्ञा, उस संज्ञा शब्द की परिभाषा और संज्ञाओं के प्रकार को लेकर के प्रश्न हमने किए हैं। अगला जो हमारा प्रश्न आता है मित्रों, सबसे पहली संज्ञा हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहली संज्ञा पढ़ेंगे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो देखिएगा, व्यक्ति का मतलब है आदमी, मानव। अब यहाँ पर व्यक्ति से अभिप्राय आदमी नहीं, मानव नहीं, बल्कि एक प्रॉपर की चर्चा हो रही है। सबसे पहले जो संज्ञा पढ़ रहे हैं हम लोग मित्रों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखिए व्यक्ति का अर्थ हम अंग्रेजी में कह रहे हैं प्रॉपर, प्रॉपर नाउन, यानी कि प्रॉपर। कई बार आप लोग चर्चा करें ना कि भाई साहब ये पता कहाँ है, तो आप कहेंगे एकदम प्रॉपर बताओ। प्रॉपर का मतलब एक ही शब्द लूं और सीधा वहीं पहुंच जाऊं, इधर उधर एक से अधिक के बीच में घूमने की जरूरत नहीं है। आपने किसी से पूछा साहब कि ये काम कौन कर रहा है, आपने कहा साहब ये है, आपने कहा क्या रीता हूँ, वहाँ तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप लोग इसमें से प्रॉपर बताओ। प्रॉपर से आपका अभिप्राय क्या है कि इनमें से एक विशिष्ट बताओ, एक ऐसा बताओ कि उसके काम से मेरा काम हो जाए, उसको हम प्रॉपर कहते हैं, यानी एक निश्चित कह रहे हैं। यहाँ पर भी वही अर्थ है। प्रॉपर से अभिप्राय है कि ऐसा संज्ञा शब्द, देखिए हमने संज्ञा की परिभाषा में क्या कहा कि अगर किसी वस्तु का नाम है तो भी संज्ञा है, व्यक्ति का नाम है तो भी संज्ञा है, पदार्थ का नाम है तो भी संज्ञा है, किसी भाव का नाम है तो भी संज्ञा है। अब उनमें से ऐसी संज्ञा अर्थात ऐसा नाम, ऐसा शब्द, क्योंकि आप कह रहे हैं कि किसी के नाम को संज्ञा कह रहे हो, अब हम कह रहे हैं कि वो जो नाम है वो ऐसा नाम हो, वो ऐसी संज्ञा हो जिससे किसी एक ही का बोध हो। यहाँ प्रॉपर से अभिप्राय क्या है? एक ही का बोध हो। आप यूं समझेंगे, अपनी भाषा में यूं समझे, प्रॉपर से अभिप्राय है किसी एक ही का बोध हो। अब चाहे वो एक व्यक्ति हो सकता है, एक स्थान हो सकता है, एक जगह, वही बात स्थान हो सकता है, एक पदार्थ भी हो सकता है। जनरली पदार्थ के, वस्तुओं के नाम जातिवाचक संज्ञाएं होती है, लेकिन कभी कभी हम ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो कि किसी पदार्थ का, किसी वस्तु का नाम है, लेकिन उस वस्तु से संपूर्ण जाति का बोध नहीं होता है, बल्कि एक विशिष्ट का बोध होता है, किसी विशिष्ट प्राणी का नाम हो सकता है। तो ऐसी संज्ञाओं को व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहा जाता है। जैसे मैं दो पैरेलल आपके साथ शब्दों की चर्चा कर रहा हूँ। एक तरफ मैं कह रहा हूँ नदी। अब नदी कहने से आपको एक का बोध नहीं हुआ, क्योंकि आपने पुनर्प्रश्न कर लिया कि कौन सी नदी। अब आपने पुनर्प्रश्न कर लिया कौन सी, इसका मतलब आपको किसी एक का बोध नहीं हुआ। लेकिन मैं कहता यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, तो क्या आप कहते हैं क्या कौन सी ब्रह्मपुत्र, यानी कि ब्रह्मपुत्र कहने से आपको एक नदी का बोध हो रहा है, लेकिन नदी शब्द कहने से एक का बोध नहीं हो रहा है। यही प्रॉपर की चर्चा है कि ऐसा शब्द जिसको बोलने से, जिसको पढ़ने से, जिसको सुनने से,
जिसका अर्थ ग्रहण करने से हमें किसी एक का बोध हो जाए, उस शब्द को व्यक्तिवाचक अर्थात प्रॉपर नाउन के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, एक तरफ मैं कह रहा हूँ साहब बेल, तो भैया बेल तो बहुत सारे, आप कौन से बेल, एक तो पशुओं की एक जाति है। लेकिन मैं आपसे कहूँ नंदी, अब नंदी कहने से कोई नहीं कहेगा कौन सा नंदी, क्योंकि नंदी एक विशिष्ट बेल जो शिव की सवारी का जो साधन है, बेल है, उसका नाम है। नंदी कहने से एक का बोध होगा। अगर मैं कहूँ घोड़ी, घोड़ा, तो आप कहेंगे कौन सा घोड़ा, कौन सी घोड़ी, क्योंकि घोड़े घोड़ी एक पशुओं की जाति है। लेकिन अगर मित्रों मैं कहूँ कि लीलण, तो सब कहोगे तेजा बाबड़ी, कहोगे ना, है कि नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ चेतक, तो सब कहेंगे महाराणा प्रताप के घोड़े की बात हो रही है, कोई वहाँ नहीं कहेगा कि कौन सा चेतक है। स्पष्ट है कि कुछ ऐसे शब्द हम चयन कर रहे हैं जिनसे हमें एक का बोध नहीं हो रहा है। जब हमें एक का बोध नहीं होता तो हम पुनर्प्रश्न करते हैं, और ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को पहचानने का सबसे बेहतर तरीका है। अगर किसी संज्ञा शब्द को पढ़ने से हमारा अंतर्मन, हमारा भीतर पुनर्प्रश्न कर रहा है, अगर वो पुनर्प्रश्न कर रहा है तो वो इस बात का संकेत दे रहा है कि हमें किसी एक का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए वो पुनर्प्रश्न कर रहा है। और जब हमें एक का बोध होता है हम किसी से पुनर्प्रश्न नहीं करते। जैसे मैंने कहा पर्वत, तो आपका अंतर्मन कहेगा सर कौन से पर्वत की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्वत भी एक शब्द था। हम शब्द विचार पढ़ रहे हैं, शब्द में बहुत सारे शब्द पढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें से हम संज्ञा शब्द पढ़ रहे हैं। संज्ञाओं में भी ऐसी संज्ञाएं जिनसे एक का बोध हो, व्यक्ति विशेष का बोध हो। अब हम पर्वत कह रहे थे, तो पर्वत कहने से आपके मन में किसी एक का बोध नहीं हुआ, क्योंकि आपके जहन में चला पता नहीं कौन से पर्वत की बात हो रही है। लेकिन अगर हमने कहा हिमालय, तो आप कोई नहीं पूछेंगे कौन सा हिमालय। आल्पस, कोई नहीं कहेगा कौन सा आल्पस। नीलगिरी, कोई नहीं कहेगा कौन सा नीलगिरी, क्योंकि इनसे किसी एक विशेष पर्वत का बोध हो रहा है। अगर मैं आपसे कहूं पुस्तक, तो आप सब लोग कहेंगे कि कौन सी पुस्तक, क्योंकि पुस्तक भी शब्द है, लेकिन आपको एक का बोध नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हमने कहा रामायण, बाइबल, कुरान, रामचरितमानस, आप कोई पूछेंगे कि कौन सी रामचरितमानस की चर्चा कर रहे हो, क्योंकि इनसे एक का बोध हो रहा है, हाँ या ना। अगर मैं आपसे ये पूछूं, मान लीजिए कि नगर, शहर, तो आप कहेंगे कौन सा नगर है, कौन सा शहर है। लेकिन मैं एक विशेष शहर कहूँ, जयपुर, अजमेर, अपनू नागौर, हैं, अपनू राजस्थान, अपनू भारत, तो ऐसे शब्दों से क्या आप कोई ये पूछेगा कि कौन सा भारत, क्योंकि आपको एक का बोध हो रहा है। कौन सा राजस्थान, कोई नहीं कहेगा, आपको एक का बोध हो रहा है। लेकिन मैं अगर एक शहर की बात करूं, एक ज़िले की बात करूं, एक तहसील शब्द कहूं, देश शब्द कहूं, तो आपको वो एक का बोध नहीं होता है। यही हम चर्चा करने जा रहे हैं। मान लीजिए मैंने कहा वेद, अब आप कहेंगे कि वेद तो बहुत सारे हैं, क्योंकि ये तो एक कॉमन शब्द है, और जो कॉमन है वो विशिष्ट के लिए का प्रतीक नहीं हो सकता है। लेकिन मैं कहूँ ऋग्वेद, अब आप पूछेंगे क्या कौन सा ऋग्वेद है, क्योंकि उससे आपको एक का बोध हो रहा है। अगर मैं कहूँ ग्रह, नक्षत्र, तो आप कहेंगे कौन से ग्रह की बात करें, ग्रह तो बहुत सारे हैं, पृथ्वी, सूर्य इत्यादि, आप राहु, केतु, बृहस्पति, कौन से नक्षत्र ग्रह की आप बात कर रहे हैं। अगर पर्टिकुलर नाम दे देंगे तो आप किसी एक विशेष का बोध करेंगे। मान लीजिए मैंने कहा दिशा, तो आप क्या कहेंगे कौन सी दिशा, बहुत सारी दिशाएं हैं, किसी एक का बोध नहीं हो रहा है। लेकिन हमने कहा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो आप क्या कह रहे हैं, एक एक का बोध हो रहा। कोई ये नहीं पूछेगा कि कौन सी दिशा की आप चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसी संज्ञाओं को मित्रों व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहा जाता है। तो हम कुछ आपको यहाँ पर हम लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए परिभाषा कह सकते हो कि जिन संज्ञाओं से मैं बोल रहा हूँ आप लोग समझ लेना, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष, देखिए व्यक्ति का नाम होना व्यक्तिवाचक सदैव वो जरूरी नहीं। हम आगे पढ़ेंगे कि कई बार व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक बन जाती है। हम कह रहे हैं किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, प्राणी विशेष, स्थान विशेष, अर्थात किसी एक का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहा जाता है। जैसे मैं बहुत सारे आपको उदाहरण दे सकता हूँ यहाँ पर, आप उसको सरल कर सकते हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे व्यक्तियों के नाम, व्यक्ति, दिशा, ग्रह, नक्षत्र, समाचार पत्र,
अब मैं अगर आपसे कहूँ समाचार पत्र तो आप कहेंगे कौन सा, लेकिन मैंने एक पर्टिकुलर नाम बोल दिया। मैं लिख रहा हूँ, समझना मित्रों, इनके नाम की चर्चा कर रहे हैं। अभी मैं लिखवा रहा हूँ आपको कि व्यक्ति विशेष का नाम, दिशा का नाम, ग्रह का नाम, नक्षत्र का नाम, समाचार पत्र का नाम, इनके नाम ये और सरल कर रहे हैं। देखिए, आपको वैसे ये रटना नहीं है। हमारे साथ अध्ययन करने के बाद, समझने के बाद किसी चीज़ को रटे नहीं, क्योंकि हमने 10 मिनट पर पूरा कर दिया परिभाषा में। यहाँ समझने वाली बात यही है कि आपके सामने अगर कोई शब्द प्रस्तुत कर दिया तो आप सबसे पहला ये देखेंगे कि क्या वो एक का बोध करा रहा है, एक से अधिक का करा रहा है। अगर एक से अधिक का करा रहा है, आपका अंतर्मन पुनर्प्रश्न कर रहा है, तो वहाँ संदेह की स्थिति हो सकती है कि व्यक्ति है कि नहीं है। लेकिन उससे आपको किसी एक विशिष्ट का बोध हो रहा है, एक से अधिक का बोध नहीं हो रहा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर भी हम सरल करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जितने मैं शब्द लिख रहा हूँ, काफ़ी सारे शब्द लिख रहा हूँ, इनमें से किसी का भी अगर कोई नाम है, ये देखिए, ये खुद नहीं, ये खुद जातिवाचक संज्ञाएं हैं, इनके अगर कोई नाम हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में शामिल किए जाते हैं। जैसे देश, नगर, शहर, उसके अलावा आप लिख सकते हैं नदी, पर्वत, महासागर, नदी, पर्वत, महासागर, त्योहार सब शुद्ध आता है। त्योहार जितने भी उनके जो नाम हैं, पुस्तक, विशिष्ट पुस्तक हो सकती है। जैसे पुस्तक में जैसे हम कह रहे हैं कि रामचरितमानस है, बाइबिल है, कुरान है ना, महाभारत, इस तरह ना पुस्तकों के नाम। उसी तरह वेद जितने भी हैं उनके नाम, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके अलावा दिन, महीने, जैसे दिन, सोमवार, मंगलवार। अब आप कोई नहीं कहे कौन सा सोमवार, अब आपके जहन में चल रहा है सर सोमवार तो हर हफ्ते के बाद आता है। तो देखिए, कुछ चीज़ें एक कॉमन व्यवहार होता है, एक सामान्य व्यवहार होता है, कॉमन सेंस होता है। अगर हम किसी दिन की बात करें तो हम 4 हफ्ते के बाद के सोमवार की चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज मान लीजिए आज के दिन की हम बात कर रहे हैं, आज शनिवार है और मैं आपसे कहूँ कि मैं सोमवार को आ रहा हूँ, तो कॉमन सी बात है कि आने वाला जो सोमवार है उसी की चर्चा हो रही है। ऐसा नहीं है कि साहब 4 हफ्ते बाद के सोमवार की कह रहे। अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि उस महीने के उस सोमवार को, अर्थात उस महीने के पहले सोमवार को अथवा दूसरे सोमवार को, तो वहाँ हम विशिष्ट का ही बोध करा रहे हैं। महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। अब आप कहेंगे साहब ये तो हर साल के बाद आता है, तो आप कौन से की बात कर रहे हो? तो यहाँ भी कॉमन सेंस है मित्रों। हम जब बात करेंगे, 2020 चल रहा है, और अगर मैं आपसे कहूँ कि साहब मैं अगस्त के पहले हफ्ते में आपसे मिल रहा हूँ, मैं जुलाई के पहले हफ्ते में ऑफलाइन क्लास नियमित रूप में वापस शुरू कर दूंगा, हम प्रयास करेंगे, शायद सरकार ऐसा कर देगी, तो कॉमन सी बात है। जुलाई कहने का मतलब आगे वाली जुलाई की चर्चा हो रही है मित्रों, कोई 2 साल बाद की जुलाई की चर्चा नहीं हो रही है। उसके अलावा रेलगाड़ी जितनी भी हैं, रेलगाड़ी, इनके नाम, अगर रेलगाड़ी कहूँ तो आप पूछेंगे कौन सी रेलगाड़ी की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर एक पर्टिकुलर रेलगाड़ी की चर्चा कर दूँ, शताब्दी है, जम्मू तवी है, तो आप विशिष्ट की चर्चा कर रहे हैं। उसके अलावा आप कह सकते हैं विशेष प्राणी। यहाँ विशेष प्राणी इसलिए लिखा है मित्रों, देखिएगा हम आगे चल करके पढ़ेंगे। जैसे मैं कहूँ हाथी, घोड़ा, मोर, ऊंट, बेल, ये सारे जातिवाचक संज्ञाओं में आते हैं। लेकिन इन प्राणियों में भी कभी कभी कुछ ऐसे नाम हैं जो एक विशिष्ट प्रकार के प्राणी के लिए तय हो चुके हैं, तो ऐसी संज्ञाओं को फिर व्यक्तिवाचक में शामिल करते हैं। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ, जैसे हमने चेतक का भी हमने कहा। अब चेतक एक घोड़ा है, लेकिन एक चेतक कहने से सभी घोड़ों का बोध नहीं हो रहा है, एक ही घोड़े का बोध हो रहा है, महाराणा प्रताप के घोड़े का बोध हो रहा है। जैसे मैं नंदी कह रहा हूँ तो शिव के बेल का ही बोध हो रहा है। जैसे मैं कामधेनु कह रहा हूँ, कृष्ण की गाय का ही बोध हो रहा है। वैसे तो स्पष्ट है कि ये सब जानवरों के नाम हैं, ये गाय का नाम है, अब गाय तो जातिवाचक है, लेकिन यहाँ बहुत सारी गाय का बोध नहीं हो रहा है। कामधेनु कहने से सिर्फ कृष्ण की गाय का ही बोध हो रहा है, नंदी कहने से शिव के बेल का ही बोध हो रहा है, बाकी बेलों का बोध नहीं हो रहा है। चेतक कहने से केवल महाराणा प्रताप के घोड़े का ही बोध हो रहा है, बाकी अन्य घोड़ों का बोध नहीं हो रहा है। इसलिए ऐसी संज्ञाओं को व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में शामिल किया जाता है। उसके अलावा विशेष वस्तु कह रहे हैं, यहाँ पर भी देखिएगा विशेष वस्तु की जब जैसे हम कह रहे हैं, जैसे गांडीव कह रहे हैं, तो गांडीव एक बाण का नाम है ना, यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि किसी एक का बोध हो रहा है। तो ऐसी सभी संज्ञाएं, जैसे यहाँ पर हम कह रहे थे ऐरावत, इंद्र के हाथी का नाम है। अब हाथी तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐरावत कहने से बहुत सारे हाथियों का बोध नहीं होता, यहाँ पर केवल एक इंद्र के हाथी का ही बोध होता है। तो आदि के हम यूँ कह सकते हैं, आदि के नाम, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आदि के नाम, देखिए बार बार चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पर, आदि के नाम, ये जो शब्द लिखे हैं ना, ये खुद जातिवाचक हैं, क्योंकि इनमें से किसी भी एक शब्द से एक का बोध नहीं हो रहा है, बल्कि मैं इनके अगर नाम लूँ तो यह जो नाम है इनके,
जैसे व्यक्ति के नाम राम, श्याम, सीता, गीता आदि, शहर का नाम अजमेर, जयपुर, नागौर, दिल्ली, नदियों के, देशों के, नगरों के, इनके जो नाम हैं वो सारे के सारे मित्रों व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में शामिल किए जाते हैं। अगला आता है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं प्रयुक्त होती है, एक वचन, बहुवचन, दोनों, कोई नहीं। तो मित्रों व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन रूप में ही प्रयुक्त होती है। आप लिख सकते हैं कि यह सदैव एक वचन रूप में ही, एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन होती है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं व्यक्ति का मतलब एक ही का बोध होना चाहिए। जिन संज्ञाओं से किसी एक विशेष का बोध हो, एक ही का बोध हो, ऐसी संज्ञाओं को व्यक्तिवाचक कह रहे हैं। कॉमन सी बात है, अगर कोई शब्द जातिवाचक हो रहा है, मैं पूछूंगा बहुवचन हो रहा है, तो क्या उससे एक का बोध हो रहा है? क्योंकि वहाँ तो एक से अधिक का हो रहा है। ये बात ठीक है कि जातिवाचक एक वचन बहुवचन दोनों हो सकती है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव मित्रों एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। ये एक यहाँ पर एक ट्रिक है, दो ट्रिक मैं आपको समझा सकता हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानने की। एक तो अगर किसी शब्द से पुनर्प्रश्न हो रहा है, देखिए आपके अध्ययन में नहीं है, आपके अनुभव परिधि में नहीं है, तो बात अलग है। अब मैंने कहा कि एरावत, अगर आपको यही पता नहीं कि एरावत का मतलब क्या है, तो फिर कहानी अलग हो सकती है। और यहाँ हम बौद्धिक कौशल की बात कर रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए एरावत इंद्र का हाथी का नाम है। अब एरावत कहने से आपको एक का बोध हो रहा है, यानी कि व्यक्तिवाचक है। अगर किसी शब्द से एक का बोध नहीं हो रहा है, अंतर्मन पुनर्प्रश्न कर रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि गारंटी के साथ वो शब्द व्यक्तिवाचक नहीं, क्योंकि आपको एक का बोध नहीं हुआ। जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहती है कि एक का ही बोध होना चाहिए। और दूसरा, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में होती है। अगर कोई शब्द एक बहुवचन है तो पक्का व्यक्तिवाचक नहीं है। अगर कोई शब्द बहुवचन है तो पक्का व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। हाँ, एक वचन वाला कुछ भी हो सकता है, क्योंकि व्यक्तिवाचक एक वचन होती है, जातिवाचक एक वचन बहुवचन दोनों में चलती है, और भाववाचक भी एक वचन होती है। इसलिए स्पष्ट है कि अगर कोई शब्द बहुवचन है तो व्यक्तिवाचक नहीं हो सकता, ये सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त की जाती है। अगला आता है मित्रों, कभी कभी कुछ संज्ञाएं ऐसी होती है जो दिखने में तो एक दिखती है और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि वो व्यक्तिवाचक ही है, लेकिन वो व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक बन जाती है। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं भी जातिवाचक में परिवर्तित हो जाती है। तो हम हेडिंग लिख सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का, यानी प्रॉपर नाउन का, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का जातिवाचक में रूपांतरण, जातिवाचक में रूपांतरण। इसका मतलब यह है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं दिखती है, जैसे अभी मैंने कहा राम, सीता, सावित्री। देखिए ये सभी शब्द क्या है? कुंभकर्ण। मुझे बताइए सारे शब्द आप यहाँ क्या कहोगे? व्यक्तिवाचक है, क्योंकि राम से एक का बोध हो रहा है, सीता से एक का बोध हो रहा है, सावित्री से, कुंभकर्ण से, इन सब से क्या हो रहा है? एक ही का बोध हो रहा है। लेकिन कभी कभी इन संज्ञाओं को भी मित्रों इस तरह प्रयोग किया जाता है कि ये संज्ञाएं जो है जातिवाचक बन जाती है, यानी कि एक जैसी दिखती है, एक वचन होती है, लेकिन फिर भी जातिवाचक बन जाती है। कब कब बन जाती है? उसके दो बेहतर तरीके हैं। एक पहला तरीका यह है कि अगर किसी शब्द का सीधे सीधे अगर आपने बहुवचन प्रयोग कर लिया, मान लीजिए दिख तो व्यक्तिवाचक था, लेकिन उस शब्द को आपने बहुवचन प्रयोग कर लिया। जैसे मान लीजिए मैं एक शब्द लिख रहा हूं हरिश्चंद्र, ये ध्यान देना, ये शब्द शुद्धि में भी आता है हरिश्चंद्र। या तो शब्द होता है हरीश, ये दीर्घ स्वर संधि से बनता है, हरि प्लस ईश, हरीश होता है, लेकिन हरिश्चंद्र नहीं होता, हरिश्चंद्र नहीं होता, ये होता है हरिश्चंद्र। ये शब्द बनता है विसर्ग संधि से, हरिये प्लस चंद्र से। ये थोड़ा ध्यान देना, ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना नहीं आता है। हालांकि दीर्घ स्वर संधि के प्रकरण भले आता है, लेकिन ये सब शुद्धि में आता है। विद्यार्थी क्या करते हैं, या तो यहाँ दीर्घ कर देते हैं और इस शय को पूरा कर देते हैं। ये स तालव्य जो शय है वो आधा ही होता है, हरिये प्लस चंद्र होता है, हरिश्चंद्र शब्द होता है, हरिश्चंद्र नहीं होता, अशुद्ध आता, सब शुद्धि में आता है, पहले भी आ चुका है। हम चर्चा कर रहे हैं कि हरिश्चंद्र जैसे मैंने एक शब्द लिखा, अब मैं ये कहना चाहूँ कि हरिश्चंद्र शब्द जो है वो क्या है? एक वचन है। हरिश्चंद्र से राजा हरिश्चंद्र का बोध हो रहा है, हो रहा कि नहीं हो रहा है? लेकिन मैं इस हरिश्चंद्र शब्द को सीधे बहुवचन कर दूं, हरिश्चंद्र,
आज भी हरिश्चंद्रों का अभाव नहीं है। इस पंक्ति से हरिश्चंद्रों का अभाव नहीं है, यानी कि जिस तरह से राजा हरिश्चंद्र थे सत्यवादी, उसी तरह के लोगों का आज भी अभाव नहीं है। यानी कि ये शब्द जो है वो एक का बोध नहीं करा रहा है, एक नाम है, लेकिन ये एक से अधिक का बोध कराता है। हमने अभी अभी पढ़ा है कि कोई भी शब्द व्यक्तिवाचक तब होता है जब वो किसी एक का ही बोध कराए, तो ही उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा राम, सीता, सावित्री। अब राम कहने से राम का बोध हो रहा है, सीता कहने से सीता का बोध हो रहा है, लेकिन कभी कभी इन्हीं शब्दों को हम इस रूप में प्रयोग करते हैं कि वाक्य में ये दिखते एक वचन है, दिखता व्यक्तिवाचक जैसा है, लेकिन वहाँ पर वो व्यक्तिवाचक होता नहीं है। और मित्रों, इसी प्रकार के प्रश्न ही आजकल परीक्षा के दौरान पूछे जाते हैं, क्योंकि सामान्यतः विद्यार्थी रट कर के जाते हैं कि व्यक्ति का नाम जैसे कि राम, श्याम, सीता, गीता आदि व्यक्तिवाचक है, और जैसे ही राम शब्द दिखेगा वो तत्काल प्रभाव से उसको आंसर को गोला कर देगा कि ये व्यक्तिवाचक है। लेकिन वहाँ देखना है कि क्या वो शब्द किसी एक का बोध करा रहा है। अगर एक का बोध करा रहा है तो उसे व्यक्तिवाचक कहेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैंने कहा आज भी, टुडे है ना, आज भी सीता और सावित्री, आज भी सीता और सावित्री का अभाव नहीं है, अभाव नहीं है। आप पंक्ति को देखिएगा। अब आपसे परीक्षक ने कहेगा कि उपरोक्त वाक्य में रेखांकित संज्ञाएं हैं। परीक्षक ने सब कुछ आपके लिए सरल करके दिया है कि रेखांकित जो संज्ञाएं हैं वो क्या है। अब आपने देखा कि यहाँ सीता शब्द, सीता तो एक व्यक्ति, महिला का नाम है, यानी एक वचन है, लेकिन फिर भी इस वाक्य में संज्ञा एक वचन होने के बावजूद भी, व्यक्ति जैसा नाम होने के बावजूद भी व्यक्तिवाचक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सीता से सीता का बोध नहीं हो रहा है, यहाँ पर सावित्री से सावित्री का बोध नहीं हो रहा है। इस वाक्य में सीता शब्द सीता जैसे गुणों वाली बहुत सारी महिलाओं का बोध करा रहा है। यानी ये वाक्य कह रहा है कि आज भी सीता का अभाव नहीं है, यानी कि जिस प्रकार के आचरण व्यवहार वाली सीता थी वैसी आज भी महिलाएं हैं। सावित्री का अभाव नहीं है, यानी कि जिस प्रकार के आचरण, चरित्र, व्यवहार जैसी सावित्री थी वैसी आज भी बहुत सारी महिलाएं हैं। स्पष्ट है कि ये दोनों ही शब्द किसी एक विशेष के संदर्भ में प्रयुक्त नहीं हुए हैं, बल्कि ऐसे ही गुणों वाले बहुत सारे लोगों के लिए प्रयोग हो रहे हैं। अतः संज्ञाएं व्यक्तिवाचक नहीं है। प्रश्न है कि समझे कैसे, तो समझने के दो तरीके समझा रहा हूं। पहला, अगर कोई शब्द उसके खुद के लिए प्रयोग होने की बजाय उसके गुण की, उसके दोष की चर्चा करता है, तो वो शब्द व्यक्तिवाचक जैसा होते हुए भी जातिवाचक बन जाता है। जैसे इस वाक्य में सीता शब्द सीता के गुण की चर्चा कर रहा है, सावित्री शब्द सावित्री के गुण की चर्चा कर रहा है। जैसे परीक्षा समाप्त होते ही, परीक्षा समाप्त होते ही राम कुंभकर्ण बन बैठा, कुंभकर्ण बन बैठा। देखिएगा इस वाक्य में राम से तो राम की चर्चा हो रही है, नहीं, राम नाम का एक व्यक्ति है। जैसे मैं कहता हूं कि परीक्षा समाप्त होते ही मोहन, अब मोहन से तो मोहन की चर्चा हो रही है, लेकिन कुंभकर्ण बन बैठा, इस वाक्य में कुंभकर्ण की चर्चा नहीं हो रही है। अगर मैं कहता कि कुंभकर्ण रावण का भाई था, तो रावण और कुंभकर्ण के दोनों शब्दों से रावण और कुंभकर्ण की चर्चा हो रही है, लेकिन इस वाक्य में कुंभकर्ण की खुद की चर्चा न होकर कुंभकर्ण के गुणों की चर्चा हो रही है। अतः ये शब्द व्यक्तिवाचक जैसा होते हुए भी जातिवाचक के नाम से जाना जाता है। यानी सरल शब्दों में समझ सकते हो कि अगर किसी व्यक्तिवाचक शब्द का प्रयोग वाक्य में उसके गुण, दोष के संदर्भ में प्रयोग कर लिया जाता है, तो वो शब्द व्यक्तिवाचक जैसा होते हुए भी जातिवाचक बन जाता है, नंबर एक। और नंबर दो, अगर किसी व्यक्तिवाचक शब्द को सीधे सीधे आपने बहुवचन में प्रयोग कर लिया, तो वो शब्द जातिवाचक के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कालिदास को, एक उदाहरण और लिख रहा हूँ, कालिदास को, यहाँ पर कालिदास जी से कालिदास जी की बात हो रही है, संस्कृत के महान विद्वान थे कालिदास। कालिदास को शेक्सपियर कहा जाता है। अब यहाँ पर शेक्सपियर एक संस्कृत अंग्रेजी का विद्वान है,
यहाँ पर इस शेक्सपियर खुद की चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि इसके गुणों की चर्चा है कि जिस प्रकार के गुणों वाला, जिस प्रकार की गुणवत्ता, जिस प्रकार का ज्ञान शेक्सपियर में था वैसा कालिदास में भी था। तो कालिदास से तो खुद की चर्चा हो रही है, लेकिन शेक्सपियर से खुद की चर्चा नहीं हो रही है, तो ये शब्द यहाँ पर क्या कहलाएगा, जातिवाचक के नाम से जाना जाता है। अगला मित्रों आता है जातिवाचक संज्ञा, और ये कहानी मित्रों हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।